सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 3 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे जो पिछला चैप्टर हमारा था उसमें हम लोग पढ़े थे जब यूएसएसआर का यहाँ पे डी इंटीग्रेशन होता है 1991 के बाद में, तो कैसे कुछ वर्ल्ड में दो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आकर रोल प्ले करते हैं जब अकेला यूएस यहाँ पे सुपर पावर के रूप में बचता है पूरे वर्ल्ड में। तो यही हम लोग लास्ट चैप्टर में बात किए थे यूरोपियन यूनियन और एशियान के बारे में कि दोनों का फॉर्मेशन क्या था, दोनों अभी के टाइम पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब इसी क्रम में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में कि इंडिया के जितने भी आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं तो उनका पॉलिटिक्स कैसे इंडिपेंडेंस के बाद से इनका चलते आया है, और जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या इन कंट्री में भी अभी भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे शुरुआत ऐसे होता है कि let us shift our gaze from the larger global development in the post-Cold War era to development in our own region, South Asia. When India and Pakistan joined the club of nuclear power, this region suddenly become the focus of global attention. अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े कि जो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल पावर हैं या फिर उनके आसपास के रीजन में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में, अब वहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वहाँ से अपने नज़र को हटाकर अब अपने आसपास में देखना है अपने साउथ एशिया में क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा है, खासकर उस टाइम के बाद से जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेट बन जाते हैं। तो जितने भी दुनिया में लोग हैं या फिर जो भी कंट्री यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है वो उनका अटेंशन कहाँ पे आ जाता है, इंडिया और पाकिस्तान साइड आ जाता है। The focus was of course on the various kind of conflict in the region. There was pending border and water sharing dispute between the state of the region. अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो फोकस था बेसिकली ये बहुत सारे यहाँ पे ऐसे डिस्प्यूट थे कंट्रीज के बीचों में उन पे था, पर खासकर यहाँ पे जो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट था और जो वाटर शेयरिंग का आपस में कंट्री का यहाँ पे लड़ाई था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि beside there are conflict arising out of insurgency, ethnic strife and resource sharing make the region very turbulent. At the same time, many people in South Asia recognize the fact that this region can develop and prosper if status of the region cooperate with each other. अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये सब रीज़न इन सब कारणों से क्या होता है, ये रीजन को बहुत ज़्यादा ट्रेवलेंट बना दी ये बन जाता है। और उसी टाइम पर बहुत सारे लोग साउथ एशिया में मतलब ऐसे थे जो साउथ एशिया को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अगर साउथ एशिया एक साथ मिलकर काम करेगा तो क्या ये रीजन यहाँ पे डेवलप भी हो सकता है और आगे चलकर ये रीजन का जो फ्यूचर है मतलब काफ़ी अच्छा हो सकता है। सिंस मच ऑफ दिस is rooted in the condition by the domestic politics of countries, we first introduce the region and domestic politics of the some of the big countries in the region. यहाँ पे यही बता रखा है कि इन सब का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, जितने भी कंट्रीज के यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उस पर, और इसी के बारे में बोल रखा है कि हम लोग कुछ जो इस रीजन के बड़े कंट्री हैं उनके डोमेस्टिक पॉलिसी और साथ में वो कैसे उनका काम करने का तरीका है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं अब यहाँ पे चैप्टर का ऐसे स्टार्टिंग है कि साउथ एशिया क्या है। वी आर ऑल फेमिलियर विद द ग्रिपिंग टेंशन ड्यूरिंग एन इंडिया पाकिस्तान मैच। वी हैव ऑल्सो सीन द गुडविल एंड हॉस्पिटैलिटी शोइंग टू विजिटिंग इंडिया एंड पाकिस्तानी फैंस बाय देयर होस्ट व्हेन दे कम टू वॉच अ क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे यही बोल रखा है कि हम सबको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो कितना टेंस माहौल में होता है, या फिर हम लोग को ये भी पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान कोई भी देश यहाँ पे क्रिकेट मैच होस्ट कर रहा है तो सामने वाले कंट्री के लोग अगर एक दूसरे में उसमें जाएंगे तो कैसे उन लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है ये भी हमको अच्छे से पता है। फिर साथ में आगे दिस इज अ सिंबल ऑफ लार्जर this is symbolic of larger pattern of South Asia affair. Ours is a region where rivalry and goodwill, hope and despair, mutual suspicion and trust coexist. अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो हमको इंडिया और पाकिस्तान के बीचों में ये जो हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलता है जब फैन एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं, तो यही कुछ हाल पूरे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के बीच में है कि आपस में यहाँ पे दोनों के बीच में राइवलरी भी रहेगा, पर साथ में यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के लिए
यहाँ पे गुडविल दोनों का रहेगा एक दूसरे के लिए। साथ में अगर कोई भी लोग एक दूसरे कंट्री में यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो उनको अच्छे से यहाँ पे ट्रीट भी किया जाएगा। लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमिनेटरी क्वेश्चन, व्हाट इज साउथ एशिया? द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि साउथ एशिया क्या है। तो जब साउथ एशिया क्या है तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, साउथ एशिया उन कंट्री का रीजन है जहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल ऐसे कंट्री एग्जिस्ट करते हैं एक साथ में द माइटी हिमालयास इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलिटी टू द रीजन विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि साथ ही में जो साउथ एशिया है, एक साइड में क्या है, अरेबियन सी है, एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, और नीचे के साइड में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है, जो इंडियन ओशियन है ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो जितने भी रीजन है और ऊपर में क्या है, यहाँ पे हिमालयास है, तो ये जितने भी एक साथ मिलकर क्या साउथ एशिया को बनाते हैं, जहाँ पे हमको अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग यहाँ पे रिलीजन के लोग एक मतलब हमको रहते हुए इस रीजन में दिखते हैं। द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट and the west as they are in north and south. Afghanistan and Myanmar are often included in the discussion of the region as a whole. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ईस्ट और वेस्ट साइड का जो साउथ एशिया का जो मैप है, ईस्ट यानी एक साइड इधर और एक साइड इधर का जो मैप है, इसमें यही बोल रहा है कि इस साइड का बाउंड्री हमको क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे म्यांमार को इधर कंसीडर कर देते हैं लोग, और कुछ लोग अफगानिस्तान को भी कंसीडर कर देता है। अब इस साइड में म्यांमार को साउथ एशिया में जोड़ लिया जाएगा जो हमारे ही बॉर्डर के उस साइड पड़ता है, और जो वेस्ट साइड में अफगानिस्तान को भी यहाँ पे जब साउथ एशिया को डिफाइन किया जाता है तो उसको भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। पर जो हमारा नॉर्थर्न बाउंड्री है तो हमारा साफ है, हिमालय से शुरू होता है, मतलब चाइना उसके ऊपर है, तो वहां से हमारा साउथ एशिया शुरू होता है और वहां से खत्म कहाँ हो जाएगा, मालदीव्स पे जाके। चाइना इज इंपॉर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द रीजन, जैसे कि ये मैंने बताया। इन दिस चैप्टर वी शेल यूज साउथ एशिया टू मीन 7 कंट्रीज मेंशन अबव, दस डिफाइंड साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कंस्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो ऊपर सात वहाँ देश के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं लोग। इस चैप्टर में हमको म्यांमार या फिर अफगानिस्तान का केस हमको देखने को नहीं मिलेगा, और चाइना के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लोग। अब यहाँ पे द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन। श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड एज अ डेमोक्रेटिक सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो साउथ एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा नहीं है। सिर्फ इंडिया और श्रीलंका ही मात्र दो ऐसे कंट्री हैं जो जिनके देश में लोकतंत्र मतलब एग्जिस्ट करते आया है। बाकी जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके केस में ऐसा सिनेरियो हमको देखने को नहीं मिलता है। वी स्टडी मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इन द टेक्स्ट बुक दैट डील्स विद पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू पॉइंट आउट मेनी लिमिटेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बट वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट इंडिया हैज रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी थ्रूआउट इट्स एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। द सेम इज ट्रू ऑफ श्रीलंका। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया का जो इंडिया कैसे डेमोक्रेसी के रूप में अभी भी एग्जिस्ट करते आया है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जो हमारा दूसरा बुक है उसमें पढ़ेंगे लोग। पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम लोग खत्म कर चुके हैं लोग, पूरा उसका शुरू से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम लोग सभी चैप्टर उसका कंप्लीट कर दिए हैं। तो यही बता रखा है कि उसमें हम लोग जानेंगे लोग कि कैसे इंडिया को इतने सारे चुनौती भी फेस करने को मिला था, फिर भी लोकतंत्र इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करते जब से देश को आज़ादी मिला तब से आ रहा है। और सेम वैसे ही श्रीलंका का भी सेम केस है। श्रीलंका का केस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स while Bangladesh remaining a democracy in post-Cold War period. Pakistan began the post-Cold War period with the successive democratic government under Benazir Bhutto and Nawaz Sharif, but it suffered a military coup in 1995. It has been run by civilian government since 2008. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिनेरियो, इसमें
यहाँ पे सिविलियन भी कंट्री को रूल किए हैं, जैसे नॉर्मल इंडिया में कोई भी आदमी जाकर कंट्री को रूल कर सकता है चुनाव जीतकर, और साथ में वहाँ पे मिलिट्री का भी रूल रहा है। और खासकर बांग्लादेश के बारे में ये हम लोग आगे जानेंगे लोग कि जैसे ही यहाँ पे कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड खत्म होता है, कोल्ड वॉर कब खत्म होगा, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा 1991 में, तो उसके बाद से बांग्लादेश में हमको डेमोक्रेसी अभी तक देखने को मिला है। पर अभी ये बुक में अपडेटेड नहीं है, बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद से 2024 में वहां पे भी अभी इंटीरियम गवर्नमेंट है, तो चुनाव अभी फरवरी इसी साल में होने वाला है। फिर आगे पाकिस्तान का केस इसमें बता रखा है कि सेम पाकिस्तान का भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही है। यहाँ पे भी जब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड खत्म होता है तो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान के यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और आगे चलकर पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक वे में लीड करते हैं। पर आगे चलकर ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। 1999 में क्या हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ के अंडर में यहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाएगा नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के खिलाफ, और वहाँ से उनको हटा दिया जाएगा। और वो मिलिट्री का गवर्नमेंट कब तक चलेगा, सरकार 2006 तक। उसके बाद से फिर यहाँ पे पाकिस्तान में अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमको देखने को मिलता है, पर फिर भी जो बोला जाता है कि रूल कौन कर रहा है, अभी भी पाकिस्तान में मिलिट्री ही कर रही है। Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy with danger of the king taking over executive power. In 2008, the monarchy was abolished and Nepal emerged as a democratic republic. From the experience of Bangladesh and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region of South Asia. अब देखो इस बुक के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 2006 तक नेपाल में क्या था, यहाँ पे जो मोनार्की फॉर्म ऑफ सिस्टम था जिसमें राजा ही क्या थे, उस देश के हेड थे। तो आगे क्या करते हैं, राजा 2006 में जो पार्लियामेंट वहां पे कुछ बेसिक पावर दिया गया रहता है उसको सस्पेंड कर देते हैं यहाँ पे, और उसके चक्कर में यहाँ पे मॉइस्ट लोग मिलके यहाँ पे प्रदर्शन करेगा लोग, जिस कारण से 2008 में क्या हो जाएगा, फाइनली वहां पे जो मोनार्की का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर आगे ये बोल रहा है कि आगे चलकर नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में सामने आएगा। फिर ये बोल रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल के जो यहाँ पे सिनेरियो जो केस है, इसको पढ़ के हम लोग इस चैप्टर से ये समझेंगे लोग कि साउथ एशिया में भी क्या है, डेमोक्रेसी को यहाँ पे बहुत सारे कंट्री के बीच में यहाँ पे अपनाया जा रहा है। पर साथ में अब अभी के टाइम पीरियड में इस बुक के हिसाब से नहीं, अभी के टाइम पीरियड पे ध्यान देने वाला क्या बात है, बांग्लादेश में भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था शेख हसीना का, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया है। और नेपाल में भी जो वहाँ पे गवर्नमेंट था, जब से वहाँ पे डेमोक्रेसी आया, एक भी गवर्नमेंट नेपाल में अपना 5 टर्म कंप्लीट कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है। इस लास्ट ईयर ही नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो केपी शर्मा ओली थे नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ, और जो अपोजिशन लीडर थे जो आपस में 3 आदमी, प्रचंड, ओली और एक और है, उनका नाम ध्यान नहीं है, यही तीनों लोग आपस में मिलकर नेपाल का यहाँ पे बार बार प्राइम मिनिस्टर बनता था लोग। तो जितने भी वहाँ के यूथ थे, खासकर यूथ के बीच में उससे क्या था, डिससेटिस्फेक्शन था, लोग उनसे खुश नहीं थे, जिस कारण से उनको हटा दिया जाता है। अब आगे चलकर अभी सुशीला कार्की यहाँ पे नेपाल की प्राइम मिनिस्टर है। अब नेपाल में भी चुनाव होने वाला है मार्च के टाइम पे, फिर उसके बाद हमको पता चलेगा कि नेपाल के आने वाले यहाँ पे पीएम कौन बने हैं। Similar changes are taking in place in the 2 smallest countries of the region. Bhutan became a constitutional monarch in 2008 under the leadership of the king. It emerged as a multi-party democracy. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 ऐसे छोटे छोटे कंट्री, एक भूटान और एक मालदीव, उसके बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे लोग। तो भूटान का क्या बता रहा है, 2008 में भूटान क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब हेड अभी भी कौन है यहाँ पे, जो भूटान के राजा है वही है, पर पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे चुनाव लड़ने का कुछ बेसिक राइट दे दिया गया है। मतलब जो राजा होते हैं उनके नीचे वाला पोजीशन के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम आ रखा है, जो हमको बेसिकली ब्रिटेन में देखने को मिलता है। और साथ में ही मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी कहाँ हो रखा है, भूटान में। फिर आगे मालदीव्स का केस बता रखा है। तो मालदीव्स क्या है, एक आइलैंड नेशन है, बहुत छोटा सा, वाज अ सुल्तानेट टिल 1968 व्हेन इट वाज ट्रांसफर्ड इनटू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल form of government. In 2005, the parliament of the Maldives was unanimously to introduce multi-party system. The Maldivian Democratic Party (MDP) dominates the political affair of the island. The MDP won 2018 लोकसभा इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
जो मालदीव्स है वो पहले जो सुल्तान थे उनके अंडर में था 1968 में। उसके बाद से क्या होता है, ये जो मालदीव्स है 1968 के बाद में एक रिपब्लिक के रूप में हमारे सामने आएगा। फिर पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रिपब्लिक था, अब आगे चलकर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रिपब्लिक हो जाता है 2005 में, जब यहाँ पे लोगों के बीच में यहाँ पे वोट करवाया जाएगा। तो लोग एक तरफा किसके पक्ष में वोट करेंगे लोग कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए, और साथ में यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होंगे वही कंट्री के हेड होंगे। तो वही बता रखा है कि जो एक पार्टी है मालदीव्स में, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, वो मालदीव्स के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हुए आ रही है। और 2018 चुनाव भी MDP ही जीती थी। पर जो लास्ट मालदीव्स में इलेक्शन हुआ था 2023 में, उसमें क्या होता है, जो MDP पार्टी है वो यहाँ पे हार जाती है। और जो वहाँ पे जो बेसिकली जो MDP पार्टी है वो प्रो इंडिया मानी जाती थी। तो वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर थे उनका पूरा चुनाव का नैरेटिव भी एंटी इंडिया रहता है, तो जिस कारण से वो आगे चलकर चुनाव जीत कर आते हैं। फिर इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन जो था यहाँ पे वो भी खराब होता है, पर अभी के टाइम पर रिलेशन भी थोड़ा ट्रैक पर आया है। Despite the mixed record of the democratic experience, the people in this all countries share the aspiration for democracy. A recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries of the region showed that there is a widespread support for democracy in all this country. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज में लोगों को दोनों टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिला है। पर जो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो सर्वे हुआ था, तो जो अधिकतर लोग हैं वो किसके पक्ष में थे, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ऑर्डिनरी सिटीजन, रिच एज वेल एज पुअर एंड बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन व्यू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिवली एंड सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे यही बोल रहा है, या फिर आम नागरिक हो, या फिर कोई अमीर हो, या फिर कोई गरीब हो, या फिर कोई मिडिल क्लास हो, सबकी, या फिर कोई अलग अलग धर्म के लोग ही क्यों ना हो, सब किसके पक्ष में है यहाँ पे, हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति यहाँ पे मतलब पॉजिटिव व्यू है, जितने भी लोग इस रीजन के हैं, साउथ एशिया रीजन के हैं। दे प्रीफर डेमोक्रेसी ओवर any other form of government and think that democracy is suitable for their country. These are significant finding for it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous country of the world. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी लोग हैं साउथ एशिया रीजन के, उनको डेमोक्रेसी चाहिए किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना इसलिए है मतलब इस रीजन के लिए, क्योंकि ऐसा पहले माना जाता था कि डेमोक्रेसी उन्हीं एरिया में यहाँ पे मतलब फल फूल पाएगी जहाँ पे क्या होगा, जो कंट्री यहाँ पे वेल डेवलप होंगे या फिर प्रॉस्परस होंगे। अब यहाँ पे वही सर्वे का कुछ है कि बांग्लादेश में कितने % लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में, 69, इंडिया में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37 और श्रीलंका में 71। सबसे कम कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है वहाँ पे सेम। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं कभी कभी डिक्टेटरशिप अच्छा है, तो बांग्लादेश में वैसे 6% लोग हैं, इंडिया में 9% लोग, नेपाल में 10, पाकिस्तान में 14 और श्रीलंका में 11। और जिनको फर्क नहीं पड़ता है कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो वैसे 25% बांग्लादेश में, 21% इंडिया में है, नेपाल में 28%, पाकिस्तान में 49% और श्रीलंका में 18%। In that sense, the South Asia experience of democracy has expanded the global imagination of democracy. Let us look at the experience of the democracy in each of the 4 big countries of the region other than India. अब यहाँ पे यही बता रखा है कि अब हम लोग आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, कि जो डेमोक्रेसी कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करते आया है इन रीजन में। बिग 4 कंट्री के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोग, इंडिया को छोड़कर, यानी एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका, एक नेपाल और एक यहाँ पे शायद श्रीलंका का केस होगा। तो उससे पहले कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को हम लोग देख लेते हैं कि 1947 में इंडिया और जो पाकिस्तान है इमर्ज करते हैं लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन। किससे इनको आज़ादी मिलता है? ब्रिटिश रूल से। 48 में श्रीलंका भी आज़ाद हो जाता है यहाँ पे, इसका पुराना नाम क्या है, सेलोन। और इसी टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लड़ाई हो जाता है।
फिर 55-54 में पाकिस्तान ज्वाइन कोल्ड वॉर। अब देखो 54-55 में क्या होता है, पाकिस्तान कोल्ड वॉर में जो अमेरिका का साइड रहता है उधर उसके मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लेता है, सियाटो एंड सेंटो को। और आगे 60 में इंडिया और पाकिस्तान क्या इंडस वाटर ट्रीटी साइन करेंगे लोग। 62 में इंडिया का लड़ाई हो जाएगा चाइना के साथ में, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। 65 में इंडिया और पाकिस्तान फिर से लड़ेंगे। उसके बाद में उसी टाइम पे क्या होगा, इंडिया यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन यूएन के द्वारा यहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद ताशकंद में ट्रीटी साइन होगा। 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के ताशकंद में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करेंगे लोग, जिसपे क्या रहेगा 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। इसी टाइम पे एक और चीज होगा कि ईस्ट पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान है उस रीजन के लोगों के लिए 6 पॉइंट का मांग रखते हैं लोग, ताकि ईस्ट पाकिस्तान रीजन को ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, पर वो उस मांग को ठुकरा दिया जाएगा। और 1971 मार्च में जो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान है वो क्या किस चीज का घोषणा कर देंगे कि आज से बांग्लादेश आजाद है। फिर 71 अगस्त में ही क्या हो जाएगा, इंडिया और जो सोवियत यूनियन है एक ट्रीटी साइन कर लेंगे लोग 20 साल के लिए, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें रहेगा कि अगर इंडिया पे या फिर सोवियत यूनियन पे कोई भी हमला करेगा तो ये हमला क्या माना जाएगा कि मेरे पे भी किया गया। तो इसलिए इसका बेनिफिट इसलिए था क्योंकि इंडिया आगे दिसंबर में ही पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ेगा, तो यहाँ पे सोवियत यूनियन का हमको सपोर्ट मिलता है। वहीं बता रखा है कि 71 दिसंबर में इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होगा और फाइनली बांग्लादेश एक आजाद कंट्री के रूप में यहाँ पे निकल जाएगा। 72 जुलाई में क्या हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट साइन करेंगे लोग, जिसमें जो पाकिस्तान के जो यहाँ पे सोल्जर थे अराउंड 90,000 के करीब में, उनको यहाँ पे इंडिया छोड़ देगा। 74 मई के महीने में क्या होने वाला है, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट अपना इंदिरा गांधी के लीडरशिप में यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूड करने वाला है, जिसका नाम है ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। फिर यहाँ पे मई में क्या होने वाला है, सॉरी मई ये हो गया। 76 में क्या होने वाला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना डिप्लोमेटिक टाइज को फाइनली यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। कब स्टैब्लिश करेंगे, यहाँ पे 71 में आज़ादी के बाद, यानी 5 साल लग जाता है बांग्लादेश और पाकिस्तान को यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पे स्टैब्लिश करने को। फिर 85 दिसंबर में क्या हो जाएगा, साउथ एशियन लीडर साइन सार्क चार्टर एट द फर्स्ट समिट इन ढाका। अब देखो यहाँ पे एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन को मनाया जाएगा लोग, और इसका चार्टर साइन होगा कब, पहला समिट ढाका में होने वाला है। कब ये होगा, दिसंबर 1985 में। फिर उसके बाद 1987 में क्या होने वाला है, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन होगा, जिसमें इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजेगी श्रीलंका में। कब, 87 से 87 टू 90 तक, यानी 1987 टू 1990 तक यहाँ पे इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा, जो वहाँ पे श्रीलंका में तबिलियंस के द्वारा जो वहाँ पे लड़ाई लड़ा जा रहा था सरकार के खिलाफ में, उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर 1988 में इंडिया यहाँ पे अपने ट्रूप्स को भेजेगी मालदीव्स में, जब वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे कूप करके जो वहाँ की सरकार थी उसको हटाने का कोशिश किया गया था। फिर सेम टाइम पीरियड पे इंडिया और पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी ऑफ ईच अदर। इसी टाइम पीरियड पे इंडिया और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट साइन करेंगे लोग, जिसपे उन दोनों का रहेगा कि हम लोग आपस के एक दूसरे कंट्री पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हम लोग हमला नहीं करेंगे। फिर 88 से 91 का टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 88 में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा। फिर बांग्लादेश में 91 में होगा, फिर नेपाल में भी इसी टाइम पीरियड पे होगा। फिर दिसंबर 96 में क्या होने वाला है, इंडिया बांग्लादेश साइन करेंगे लोग फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर। फरक्का ट्रीटी साइन किया जाएगा, जिसमें गंगा का जो पानी वेस्ट बंगाल से होकर बांग्लादेश में घुसता है उसके शेयरिंग को लेकर यहाँ पे ट्रीटी साइन किया जाएगा। फिर मई 1998 में इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेगा सब। फिर दिसंबर में क्या होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा लोग। फिर 99 में क्या होगा, फरवरी का मंथ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वाजपेयी जी, ये बस का जर्नी लाहौर तक लेकर जाएंगे लोग, जिसको पीस डिक्लेरेशन वहां पे जाके साइन होगा, ताकि दोनों कंट्री का इंडिया और पाकिस्तान एक साथ यहाँ पे क्या आगे बढ़कर एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके यहाँ पे काम करें। पर ये चीज पाकिस्तान के जो वहाँ पे मिलिट्री वाले होते हैं उनको पसंद नहीं आता है। फाइनली पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे कारगिल में लड़ाई शुरू हो जाएगा। जून से लेकर जुलाई के बीच में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा। फिर जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ आगरा समिट होता है, ताकि जो कारगिल का वॉर खत्म हुआ रहता है उसके बाद से यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज को नॉर्मल किया जाए, पर ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2004 जनवरी में क्या होगा, साब्ता साइन एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। फिर 2007 में क्या हो जाएगा, सार्क को यहाँ पे अफगानिस्तान एज अ कंट्री मेंबर ज्वाइन करेगा, और
14 में यहाँ पे जो 18 सार्क समिट काठमांडू में हुआ था नेपाल में, इसके बाद से आगे चलकर अभी तक कोई सार्क समिट नहीं हुआ है। और इसी के बाद से यहाँ पे मोदी जी का ध्यान है बिम्स्टेक को यहाँ पे सार्क, इंडिया का नाम है कि हम सार्क को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग बिम्स्टेक समिट को आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान took over the administration of the country and soon got himself elected। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल कर लेता है, उसके कुछ टाइम बाद ही क्या हो जाता है, जो जनरल अयूब खान है वो पाकिस्तान के यहाँ पे हेड के रूप में अपने आप को इलेक्ट कर लेंगे। ही हैड टू गिव ऑफिस व्हेन देयर वाज अ पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। और उनको अपने सत्ता को कब छोड़ना पड़ेगा, जब उनके खिलाफ जो लोगों का विद्रोह यहाँ पे शुरू हो जाएगा। This gave way to a military took over once again under General Yahya Khan। During Yahya Khan military rule, Pakistan faced Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke a way to emerge as an independent country called Bangladesh। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब एक बार कोई मिलिट्री का आदमी यहाँ पे पाकिस्तान का हेड बन चुका है, तो ये एक आगे चलकर याया खान को एक मौका दे देगा, और आगे चलकर याया खान भी क्या करेंगे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगा पाकिस्तान का, उसको हटाकर खुद से यहाँ पे पाकिस्तान के हेड बन जाएंगे। इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होगा, हमको बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई होगा 71 में, और जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश से हट जाएगा और एक नया कंट्री का यहाँ पे जन्म होगा जिसका नाम है बांग्लादेश। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम इनटू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 71 टू 77। अब इसके बाद यही दे रखा है कि 71 में जब वॉर खत्म होता है तो याया खान को यहाँ पे हटाया जाता है, लोगों उनके खिलाफ विद्रोह हो जाता है, वो हटते हैं, और जो जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 71 से 77 के बीच में रहेंगे। जो भुट्टो का गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा हटाया जाएगा, यहाँ पे जनरल जियाउल हक के द्वारा, कब, 1977 में। यानी सबसे पहले यहाँ पे अयूब खान है, अयूब खान के बाद यहाँ पे जो दूसरे मिलिट्री के पाकिस्तान को रूल आके किए वो याया खान है, और उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बेनजीर भुट्टो, सॉरी, जुल्फिकार अली भुट्टो आकर रूल करते हैं 5 सालों के लिए, और 77 में फाइनली यहाँ पे कौन, जो यहाँ पे जनरल जियाउल हक है वो क्या करेंगे, जुल्फिकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट को यहाँ से हटा देंगे। और फाइनली जो जनरल जियाउल हक थे उनके खिलाफ यहाँ पे लोग प्रो डेमोक्रेसी का मूवमेंट शुरू कर देते हैं लोग 82 के बाद से, मतलब उनको हटाने के लिए। और वो आखिर में जाके कब हटेंगे, 88 में, और वहां पे फिर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नई प्राइम मिनिस्टर बनेगी बेनजीर भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी रहती है। वो आगे चलकर जब यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो का यहाँ पे हत्या करवा दिया जाएगा पाकिस्तान में ही, तो उनकी जो बेटी है बेनजीर भुट्टो, ये आगे चलकर यहाँ पे जनरल जियाउल हक को हटाएंगी और आगे चलकर बांग्लादेश, सॉरी, यहाँ पाकिस्तान की ये क्या बनेंगी, प्रधानमंत्री। In the period that followed, Pakistan politics centered around competition between her party and the Pakistan People's Party. And the Muslim League. This phase of elective democracy lasted till 1999 when the army stepped in again as General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif in 2001. General Musharraf got himself elected as president. Pakistan continued to be ruled by the army, though the army rulers have held some election to give their rule a democratic image. Since 2008 democratically elected leaders have been ruling Pakistan। अब देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, इस कहानी में कुछ नहीं है। जो अब यहाँ पे बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी 1988 में, तो उसके बाद से 1999 के बीच में इनका जो पार्टी है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, और जो नवाज शरीफ का पार्टी रहता है मुस्लिम लीग, उसके बीच में आपस में मतलब चुनाव होगा। कभी एक टाइम पे पीपीपी जीतेगी, एक टाइम पे मुस्लिम लीग जीतेगी। तो पहले 88 में यहाँ पे कौन यहाँ पे प्रधानमंत्री है, बनी बेनजीर भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है। फिर आगे जब चुनाव होगा तो बेनजीर भुट्टो चुनाव हारेंगी और नवाज शरीफ पाकिस्तान के क्या बनेंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसके बाद से वो प्रधानमंत्री रहते हैं 1999 में, जब तक एक और बार वहाँ पे आर्मी के द्वारा तख्ता पलट नहीं किया जाएगा। और अब बनेंगे पाकिस्तान के जो हेड कौन, जो जनरल परवेज मुशर्रफ। और ये कब तक रहेंगे, 2008 तक। 2001 में क्या करेंगे, परवेज मुशर्रफ अपने आप को कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अपने रूल को डेमोक्रेटिक मतलब तरीका दिखाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ चुनाव करेंगे और
और अपने आप को ही दोबारा से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा लेंगे और ये रहेंगे 2008 तक। 2008 के बाद में जब ये फाइनली एज अ प्रेसिडेंट हटेंगे पाकिस्तान के, तो उसके बाद से अभी तक जो पाकिस्तान में जितने भी लीडर्स आए हैं, मतलब यहाँ पे चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। अब कितना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है उस पर सवाल अलग से जरूर है, क्योंकि अभी भी डायरेक्टली पाकिस्तान में से किसका रहता है, आर्मी का। यानी सबसे पहले कोई आर्मी का आके कंट्रोल किया पाकिस्तान को, वो कौन है हमको देखने को मिलेगा, जनरल अयूब खान। अयूब खान के बाद यहाँ पे आए याया खान। याया खान के बाद यहाँ पे कौन आएगा, जनरल जियाउल हक। जियाउल हक के बाद यहाँ पे जो अभी तक है जनरल परवेज मुशर्रफ, वो रहेंगे यहाँ पे 2008 तक। Several factors have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy. The social dominance of the military, clergy and landowning aristocracy has led to the frequent overthrow of the elected government and establishment of military government. अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ पे बनने का बहुत सारा हमको रीजन देखने को मिल जाएगा। एक तो है कि जो एक मेन रीजन ये है कि जो मिलिट्री का है पूरे पाकिस्तान का सोशल ऑर्डर में यहाँ पे क्या है, डोमिनेंस है, और जो यहाँ पे उनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड ऑनिंग भी उन्हीं के पास है पाकिस्तान में। और जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी यानी जो अफसर लोग हैं, उनके द्वारा पाकिस्तान को रूल किया जाता है। और डायरेक्टली वो किसको यहाँ पे किसको वो लोग यहाँ पे अपने किसको यहाँ पे कांटेक्ट करेगा लोग, वो लोग डायरेक्ट मिलिट्री को, मतलब रिपोर्ट डायरेक्ट मिलिट्री को करेगा लोग। तो ऑर्डर उनको किससे मिलेगा, मिलिट्री से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जैसा मिलिट्री का सोच रहेगा वैसा ही जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट है उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट with India has made the pro-military groups more powerful. This group have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed, that Pakistan's security would be harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy, and that the army stayed in power is therefore justified. अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होता है ये और ज़्यादा जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको पावरफुल बना दिया है, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं कि तुमको इंडिया से हम ही लोग बचा सकते हैं। जो यहाँ पे जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सिर्फ अपने लालच के लिए इस देश को रूल करना चाहते हैं, इसलिए लोगों के बीच में जो पाकिस्तान आर्मी है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ताकि इंडिया से जब भी मतलब लड़ाई होगा तो उनको कौन बचा सकता है, जो पाकिस्तान आर्मी है वो। While democracy has not been fully successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiment in the country. Pakistan has a courageous and a relatively free press and a strong human rights movement. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भले ही डेमोक्रेसी पाकिस्तान में पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो, पर कुछ लोग पाकिस्तान में चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फूले बढ़े, और साथ में यहाँ पे हमको कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप और यहाँ पे प्रेस का फ्रीडम हमको देखने को मिलता है, जिस कारण से हम लोग ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। The lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance. अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जैसे कोई नॉर्मल और कंट्री है उसमें क्या रहता है कि अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी को हटाया जा रहा है तो जो इंटरनेशनल बाहर की जो कंट्री है या फिर जो इंटरनेशनल ग्रुप है वो प्रेशर डालते हैं उस कंट्री के रूलर पे जो यहाँ पे इन डेमोक्रेटिक वे से आकर यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, तो उनको हटाया जाता है। पर ये केस हमको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता है, जिस कारण से मिलिट्री को और ज़्यादा यहाँ पे करे जाता है कि कंट्री को हम अपने हिसाब से रूल करें। द यूएस एंड द अदर वेस्टर्न countries have encouraged the military authoritarian rule in the past for their own reason, given their fear of threat of what they call global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan nuclear arsenal might fall into hands of those terrorist groups. The military regime in Pakistan have been seen as a protector of western interest in West Asia and South Asia. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो वेस्ट की कंट्रीज है या फिर यूएस ही जो है वो बहुत बार अपने फायदा के लिए यहाँ पे मिलिट्री रूल को यहाँ पे एस्टेब्लिश करवाती है ताकि उनके इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान काम करे। तो अगर यूएस को किसी को काउंटर करना हो, जैसे चाइना को काउंटर करना होगा, तो क्या अगर चाइना को काउंटर करना होगा तो अगर उसके पसंद का सरकार रहेगा पाकिस्तान में तो किसके हिसाब से काम करेंगे, यूएस के हिसाब से काम करेंगे। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में अगर यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आकर मिलिट्री का यहाँ पे रूल करने लगता है तो उनको सपोर्ट मिल जाता है ताकि उनका भी यहाँ पे फायदा देखने को हो जाए। फिर यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अभी हम लोग पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो पढ़ लिया लोग, पाकिस्तान के केस से हमको क्या समझने को मिला, कुछ टाइम तक यहाँ पे डेमोक्रेसी भी देखने को मिल रहा है और एक टाइम पीरियड के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद ही क्या कि यहाँ पे पाकिस्तान में
मिलिट्री के भी रूल हमको देखने को मिल जा रहा है। साथ में जो मिलिट्री वाले हैं वो क्या यहाँ पे कूप कर दे रहे हैं, जो सरकार है वहाँ पे उसको हटाकर तख्ता पलट कर दिया जा रहा है उनके द्वारा। तो इसमें ध्यान रखने वाला बस यही बात है कि जो जो इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है वो एक बार ध्यान रख लेना है कि कब कौन बनता है और अभी तक कितने यहाँ पे जो पाकिस्तान मिलिट्री के लोग हैं वो यहाँ पे हेड बन चुके हैं। तो सिंपल है, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और आखिरी है अभी तक परवेज मुशर्रफ। अब यहाँ पे हमको किसका केस देखने को मिलेगा? बांग्लादेश का। Bangladesh was part of India from Bangladesh was part of Pakistan from 47 to 71. It consisted the partition area of Bengal and Assam from British India. The people of this region resented the domination of Western Pakistan and imposition of Urdu language. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान के अंडर में था। कब से कब तक? 47 से लेकर 71 तक। और बांग्लादेश बनने के पीछे का एक कहानी ये था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे वो क्या करते थे, लोग पूरे पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते थे लोग, और साथ में ही उन पे उर्दू लैंग्वेज को थोपा जा रहा था। जबकि इस रीजन में कौन थे? बेसिकली मेजॉरिटी में बंगाली थे। ये सब हम लोग अपने पुराने वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लोग, जब यहाँ पे इंडिया का हम लोग जिक्र कर रहे थे लोग, उसमें हम अच्छे से पूरा बता रखा हूँ कैसे क्या होता है, कैसे यहाँ पे इम्पोजिशन किया जाएगा उर्दू का। उसके बाद से कैसे मुजीबुर रहमान उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे। तो किसी को उसके बारे में अगर अच्छे से पढ़ना होगा तो जाके वहां से भी पढ़ सकता है। फिर यहाँ पे दे रखा है सून आफ्टर द पार्टीशन they began protests against the unfair treatment and meted out of the Bengali culture and language. They also demanded their fair representation in administration and fair share in political power. अब देखो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगेंगे लोग। किसके खिलाफ? उनको जो अनफेयर ट्रीटमेंट उनको हो रहा है, खासकर बंगाली कल्चर है और जो उनका लैंग्वेज है उसको दबाया जा रहा है वेस्टर्न पाकिस्तान के द्वारा। और इसी के बाद वो लोग क्या डिमांड करेंगे लोग कि हमको फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमारा भी यहाँ पे क्या हो, भागीदारी हो पॉलिटिक्स में और साथ में क्या पावर शेयरिंग में। आगे चलकर मुजीबुर रहमान यहाँ पे एक पॉपुलर स्ट्रगल को लीड करेंगे वेस्टर्न पाकिस्तान डोमिनेशन के खिलाफ में। और यहाँ पे किस चीज़ का मांग करेंगे? ऑटोनॉमी का मांग करेंगे लोग अपने रीजन के लिए, ईस्ट पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी का मांग करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा? 70 में इलेक्शन होगा पाकिस्तान में। तो ये इलेक्शन में क्या होगा कि द अवामी लीग लेड बाई शेख मुजीब वन ऑल द सीट। अब देखो इस इलेक्शन में क्या होगा कि 70 में इलेक्शन होगा जब जनरल अयूब खान याया खान रहते हैं तो वो चुनाव करवाएंगे। तो जो मुस्लिम लीग है अवामी लीग है शेख मुजीबुर रहमान की, वो सभी सीट कहाँ किस रीजन में जीत जाती है? ईस्ट पाकिस्तान में। और साथ में एक इसी टाइम पे क्या होगा? परवेश पाकिस्तान में यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे मतलब वहाँ के सीट अधिकतर सीट वहाँ पे वो जीत जाएंगे। पर मेजॉरिटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर किसके पास रहता है? जो शेख मुजीबुर रहमान है उनके पास रहता है। तो ये जाकर बोलते हैं कि हमको सरकार बनाने दो, पर इनको सरकार यहाँ पे नहीं बनाने दिया जाता है, जिस कारण से आगे क्या हो जाएगा? मुजीबुर रहमान क्या करेंगे यहाँ पे मार्च 1971 में फाइनली बोलेंगे कि आज से बांग्लादेश क्या है? पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ याया खान द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। दिस लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया क्रिएटिंग अ ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अब देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब 71 में अनाउंस कर दिया जाएगा यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा कि आज से बांग्लादेश एक आज़ाद देश है, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अब लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान सरकार के खिलाफ और मिलिट्री के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इनको इस मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा जाएगा यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, जिस कारण से यहाँ पे बहुत मास लेवल पे क्या होगा? यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा? माइग्रेशन देखने को मिलेगा। और बहुत सारे 80 लाख लोग बांग्लादेश को छोड़कर यहाँ पे इंडिया में आते हैं उस रीजन में, जैसे बांग्लादेश, आसाम, ये सब क्योंकि ये बांग्लादेश से इनका बॉर्डर लगता है हमारे इन स्टेटों का, तो जिस कारण से यहाँ पे बहुत बड़ा रिफ्यूजी प्रॉब्लम इंडिया को देखने को मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान for their independence and helped them financially and militarily. This resulted in the war between India and Pakistan in December 71 that ended in the surrender of the Pakistani forces in East Pakistan and the formation of Bangladesh as an independent country. अब देखो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कहानी में
कि इन लोगों का जो प्रोटेस्ट रहता है किसका सपोर्ट मिल जाएगा, इंडिया का सपोर्ट मिल जाएगा। इंडिया क्या करेगी, फाइनेंशियली और इनको मिलिट्री के रूप में यहाँ पे सपोर्ट करेगी, जो यहाँ पे पाकिस्तान से आज़ादी चाहते थे बंगाली लोग। और जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिसंबर 71 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगा। और ये लड़ाई कैसे खत्म होगा, जब पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे सरेंडर कर देगी, और इस रूप में यहाँ पे आगे चलकर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बांग्लादेश ड्राफ्टेड इस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। हाउएवर इन 75 शेख मुजीबुर रहमान गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड टू शिफ्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बांग्लादेश का संविधान बनता है तो उसमें क्या बोला जाता है कि बांग्लादेश कैसा देश रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, यहाँ पे सेकुलरिज्म रहेगा, यानी सभी धर्म के जितने भी लोग हैं उनको सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा मॉडल फॉलो होगा, सोशलिज्म का, यानी जितने भी स्टेट के रिसोर्सेज हैं वो किसके द्वारा ऑन किया जाएगा, यहाँ पे स्टेट के द्वारा ऑन किया जाएगा। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पे कंट्री के रिसोर्सेज को ऑन नहीं करेंगे। पर यहाँ पे 75 में आगे चलकर शेख मुजीबुर रहमान क्या कर देंगे, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको हटाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे ला देंगे। अब देखो मैं पहले ये बता दूं कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बेसिकली मेन जो हेड होते हैं गवर्नमेंट के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो इंडिया में चलता है कि कंट्री के हेड कौन है, ऐसे नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, पर रियल पावर किसके पास रहता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास में। पर जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें रियल पावर प्रेसिडेंट के पास में रहेगा। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि he also abolished all party except his on Muslim Awami League. This led to conflict and tension in democratic and tragic development. He was assassinated in military uprising in August 1975. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो 75 में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट करेंगे। साथ ही में क्या करेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम का जो यहाँ पे सिस्टम रहता है उसको खत्म कर देंगे और सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम लाएंगे, जो हमको चाइना और उस समय यूएसएसआर में देखने को मिलता था। यानी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और अलग अलग लोग उसी पार्टी से खड़े होंगे और यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले लोग रहते हैं इनसे काफी ज्यादा नाराज होते हैं, और जो यहाँ पे मिलिट्री वाले लोग भी रहते हैं वो भी नाराज होते हैं। इसी चक्कर में क्या हो जाएगा, मिलिट्री के लोगों के द्वारा इनको यहाँ पे मार दिया जाएगा। इनको इनके जितने भी परिवार के लोग रहते हैं सबको यहाँ पे मार दिया जाता है। कब, 15 अगस्त 1975 को इनका यहाँ पे हत्या हो जाएगा। द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान फॉर्म हिज ऑन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एनुअल इलेक्शन इन 79. He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of General H.M. इरशाद। तो देखो यहाँ पे अब क्या बता रखा है, अब आगे का कहानी ये है कि जैसे ही इनको मारा जाएगा तो जो मिलिट्री वाले कुछ लीडर होते हैं वो क्या होंगे, आगे चलकर बांग्लादेश को लीड करेंगे। पर जब यहाँ पे 79 में दोबारा चुनाव होगा बांग्लादेश में, तो जो बांग्लादेश की मिलिट्री में एक आदमी है जिनका नाम है जनरल जियाउर रहमान। वो क्या करेंगे, जियाउर रहमान एक अपना पार्टी बनाएंगे लोग जिसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और आगे चलकर बीएनपी चुनाव जीतेगी और जो जियाउर रहमान है वो बांग्लादेश के यहाँ पे क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। पर उनका भी यहाँ पे हत्या कर दिया जाएगा यहाँ पे जो मिलिट्री वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा। तो अब आगे चलकर उनके पार्टी को उनकी जो बीवी है खालिदा जी है वो संभालती है। उनका भी निधन पिछले साल दिसंबर महीना में हो जाता है। और आगे चलकर अब जो उनके बेटे हैं रहमान वो पार्टी को अब लीड कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में अभी इस साल फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। तो ये कुछ कहानी मैं बता दिया हूं ताकि अच्छे से समझ आए। तब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब यहाँ पे जियाउर रहमान को यहाँ पे मार दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं मोहम्मद इरशाद वो क्या करेंगे, यहाँ पे बांग्लादेश के यहाँ पे राष्ट्रपति बन जाएंगे।
अब जिस कारण से क्या होगा, द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, स्टूडेंट्स वर इन फोरफ्रंट, इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लिमिटेड स्केल, ही वाज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years, mass public protests made Irshad step down in 90, election were held in 91, since then representative democracy has been based on multi-party election has been working in Bangladesh। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आगे चलकर जब यहाँ पे जियाउर रहमान को मार दिया जाएगा तो जो मोहम्मद इरशाद है वो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इरशाद है वो बांग्लादेश के यहाँ पे न्यू राष्ट्रपति बनेंगे यानी प्रेसिडेंट। तो ये क्या करेंगे कि इनके खिलाफ लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे, जिस कारण से इनको कुछ लिमिटेड डेमोक्रेसी का यहाँ पे अधिकार देना पड़ेगा लोगों को, ताकि कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे चलकर दोबारा ये 5 साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं, पर इनके खिलाफ में लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं लोग, खासकर जो खालिदा जिया है और जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी रहती है जो जर्मनी में रहती है तो बच गई रहती है, तो आगे चलकर बांग्लादेश आएंगी शेख हसीना। तो शेख हसीना और जो खालिदा जिया है दोनों आदमी मिलकर प्रोटेस्ट करेगा लोग जो यहाँ पे मोहम्मद इरशाद है इनके खिलाफ में, जिस कारण से 1990 दिसंबर महीना में ये भी स्टेप डाउन कर देंगे और फिर जनवरी में इलेक्शन होगा, जनवरी फरवरी में 1991 में बांग्लादेश में, जिस चुनाव में क्या होगा कि जो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी वो चुनाव जीतेगी और वो 5 साल के लिए अपने टर्म को यहाँ पे पूरा करेंगी। उसके बाद से फिर यहाँ पे हमको शेख हसीना गवर्नमेंट देखने को मिलता है 2001 तक, 1996 से लेकर 2001 तक। फिर 2001 इलेक्शन में यहाँ पे खालिदा जी जो हमारी शेख हसीना है वो चुनाव हारेंगी और वहां पे खालिदा जी यहाँ पे पाकिस्तान की बांग्लादेश की फिर से यहाँ पे क्या बनेंगी प्रधानमंत्री 2006 तक। और 2006 से लेकर 2024 तक जो यहाँ पे शेख हसीना थी वही बांग्लादेश की यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी और मतलब उसके बाद वहाँ पे उनके खिलाफ भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, जिस कारण से उनको देश छोड़कर यहाँ पे इंडिया में भागकर आना पड़ता है। तो यही बता रखा है कि 1991 के बाद से बांग्लादेश में अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रहा है, पर इस बुक में अपडेटेड नहीं है। 2024 के बाद से यहाँ पे बांग्लादेश का जो सिचुएशन रहता है डेमोक्रेसी का वो भी यहाँ पे क्या हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको चेंजेस देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे 2 पढ़ लिए लोग हम लोग, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब देखो क्या है, नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी इयर्स। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो नेपाल का केस हमको क्या देखने को मिलता है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहता है, उसके बाद से इसमें मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसमें आ जाता है, मतलब जिसमें पार्टी को एग्जिस्ट करने को पार्टी चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जीतेंगी और पर यहाँ पे मेन हेड कौन हमको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे राजा है वही देखने को मिलेंगे और उसके बाद का जो पोजीशन रहता है वो यहाँ पे चुनाव होकर जीते रहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर वो रहते हैं, यानी मेन हेड अभी भी कौन है यहाँ पे, जो यहाँ पे राजा है वो है। अब आगे यही बता रखा है कि पर शुरू से ही लोगों के बीच में क्या कहना था कि हमको सोसाइटी में ज्यादा ओपननेस चाहिए, हमको यहाँ पे कौन सा डेमोक्रेसी चाहिए। फिर अब यहाँ पे क्या है कि बट द किंग विद द हेल्प ऑफ सम आर्मी रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो आर्मी रहते हैं उस टाइम पे, जो किंग रहते हैं वो आर्मी का मदद लेकर जो यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी का मांग करते हैं उसको दबाने में मदद करते हैं। जिस कारण से क्या होगा यहाँ पे जो नेपाल में डेमोक्रेसी उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। फिर क्या है, द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 90 इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। अब देखो लोग 1990 आते आते क्या करेंगे, यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होने लगेगा, जिस कारण से किंग को जो राजा रहते हैं नेपाल के उनको कुछ लोगों का मान यहाँ पे मांगना पड़ेगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। अब देखो यही बोल रहा है कि 1990 में किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे जो लोगों का मांग रहता है वो मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनके खिलाफ में यहाँ पे धरना करना शुरू कर देते हैं। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड शॉर्ट एंड ट्रबल्ड कैरियर ड्यूरिंग द 90s। द मॉइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट ऑफ द नेपाल। अब देखो पर जो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बस कुछ ही टाइम तक चलता है, फिर भी उसके हेड कौन रहते हैं
यहाँ पे जो राजा है वही हेड रहेंगे। पर इसी टाइम पीरियड में क्या होगा, जो मॉइस्ट लोग रहेंगे, मॉइस्ट यानी जो माओ जेडोंग को फॉलो करते हैं लोग, कम्युनिस्ट आइडिया जो माओ जेडोंग के यहाँ पे विचारधारा पे चलता है, जिसमें रहता है कि हम लोग हथियार से यहाँ पे क्या सरकार का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये लोग क्या करेगा, लोगों के बीच में अपना काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस इसी टाइम पीरियड पे बना लेगा। अब देखो आगे क्या है, they believe in armed insurrection against the monarch and ruling elite. This led to a violent conflict between Maoist guerrilla and the armed forces of the king. अब देखो यही बोल रहा है कि जो मॉइस है वो किस में भरोसा करते हैं, हथियार उठाने में भरोसा करते हैं। और वो लोग क्या करेगा, लोग यहाँ पे जो राजा है और जो लोग मिल के रूल कर रहा है उसके खिलाफ में हथियार उठा लेगा लोग, जिस कारण से मॉइस्ट गोरिल्ला रहते हैं उनके बीच में और जो राजा के जो आर्मी फोर्स वाले रहते हैं उनके बीच में लड़ाई हमको देखने को मिलेगा। फॉर सम टाइम देयर वाज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोनार्किस्ट फोर्सेस, द डेमोक्रेट्स एंड द मॉइस्ट। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे तीन लोगों के बीच में क्या हमको देखने को मिलता है, लड़ाई देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में, एक तो जो राजा हैं उनके, और उसके बाद कौन है, एक जो यहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं यानी जो यहाँ पे डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, और तीसरे कौन है यहाँ पे जो मॉइस्ट है यानी माओवादी जो लोग हैं, उनके बीच में हमको क्या लड़ाई देखने को मिलेगा। फिर 2002 में क्या होगा, जो किंग होंगे वो क्या जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम रहता है जो 1990 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिला रहता है, उस सिस्टम को यहाँ पे अबॉलिश कर देंगे और जो गवर्नमेंट रहता है उसको यहाँ पे डिसमिस कर देंगे, जिस कारण से क्या होगा, दिस एंडिंग इवन एज लिमिटेड डेमोक्रेसी डेट एग्जिस्टेड इन नेपाल। अब इस कारण से क्या हो जाएगा, जो नेपाल में थोड़ा मोड़ा डेमोक्रेसी था उसको भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर अप्रैल 2006 में क्या होगा, देयर वाज अ मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अचीव देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन द king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002. The largely non-violent movement was led by 7-party alliance, SPA, the Maoist and the social activities. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अप्रैल 2006 में राजा के खिलाफ बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा लोगों के द्वारा, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा कि जो राजा रहते हैं, जो यहाँ पे 2002 में पार्लियामेंट को यहाँ पे सस्पेंड किया गया था, उसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को फिर से यहाँ पे फोर्स में ला देंगे और ये सक्सेस देखने को हमको मिलेगा। जो ये जो यहाँ पे हमको बेसिकली हमको मूवमेंट देखने को मिलता है, ये किसके द्वारा लीड किया गया रहता है, जो यहाँ पे 7-पार्टी अलायंस बनता है जिसका नाम है SPA। इसमें रहते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं, जो डेमोक्रेसी का मांग करते हैं नेपाल में, और साथ में जो माओवादी लोग रहते हैं उनका ये अलायंस रहता है। फिर आगे है कि नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेपाल हैज अंडरगोन अ यूनिक मूवमेंट इन हिज हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नेपाल का मोनार्की से डेमोक्रेसी में जाने का कहानी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और खासकर इसलिए क्योंकि नेपाल क्या करता है उसके बाद आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, किस लिए, संविधान बनाने के लिए। अब देखो इसमें ये नहीं बता रखा है इसी टाइम पर क्या होगा, जो नेपाल के राजा रहते हैं उनको यहाँ पे माओवादी लोगों के द्वारा जो नेपाल के राजा के जो बेटे रहते हैं उनके द्वारा उनको मरवा दिया जाएगा, और फिर आगे चलकर वो भी मतलब अपने आप को मार लेंगे, जिस कारण से ये पूरा हमको ये एक ऐसा इवेंट देखने को मिलता है नेपाल के हिस्ट्री में। उसके बाद से ही यहाँ पे जो नेपाल में मोनार्की रहता है हमको कमजोर होते हुए दिखने लगता है। फिर क्या बोल रहा है कि some section in Nepal thought that a nominal monarchy was necessary for Nepal to retain its link with past। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नेपाल के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या चाहते थे कि हम लोग थोड़ा सा मोनार्की को यहाँ पे बचा कर रखें। क्यों? क्योंकि जो हमारा पास्ट है नेपाल का, जो हमारा रिच कल्चर है उसको बचाने के लिए हमको क्या यहाँ पे थोड़ा मोनार्की को बचाना चाहिए। द मॉइस्ट ग्रुप एग्रीड टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। ऑल द पार्टीज इन द SPA did not agree with this program. The Maoist and some other political groups were also deeply suspicious of the Indian government and its role in future of Nepal. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आगे चलकर जो माओवादी हैं वो भी क्या करेंगे, अपने हथियार को छोड़ देगा लोग, और उन लोगों का क्या नाम रहता है कि हमको कुछ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चीज को ऐड करना है कि हम लोग अपने हिसाब से नेपाल में यहाँ पे इकोनॉमिक और यहाँ पे लैंड यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहेंगे, वो हमको यहाँ पे अलाउंस मिलना चाहिए। पर जो SPA अलायंस रहता है 7 पार्टी का, 7 पार्टीज अलायंस, इसमें बहुत सारे पार्टीज आपस में ही इस बात पे नहीं मानते हैं, और जो साथ में माओवादी है इनका ये भी क्या नाम रहता है कि जो भारत सरकार है उसका आगे चलकर नेपाल के पॉलिटिक्स में हाथ रहने वाला है।
In 2008, Nepal became a democratic republic after abolishing the monarchy in 2015. It adopted a new constitution. Finally 2008 में क्या होगा, जो नेपाल में यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम रहता है इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और वहाँ पे डेमोक्रेसी यहाँ पे मतलब उसका यहाँ पे स्थापना हमको देखने को मिलेगा। और आगे चलकर 2015 में नेपाल फाइनली अपना एक नया संविधान यहाँ पे अडॉप्ट कर लेगा। अब देखो, पर जब से नेपाल में यहाँ पे हमको डेमोक्रेसी देखने को मिला है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी यहाँ पे अभी तक कोई भी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं जो 5 साल के लिए अपना टर्म को कंप्लीट कर पाए हो, जिस कारण से अभी के टाइम पर नेपाल के जो लोग हैं ये डेमोक्रेसी से लोगों के बीच में जो एक टाइम पे जो लोग चाहते थे कि नेपाल में डेमोक्रेसी होना चाहिए, वहीं अभी के टाइम पर लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है कि ये जो यहाँ पे माओवादी हमको ये बोलकर आए थे रूल करने के लिए कि जब राजा का सिस्टम हट जाएगा तो हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा, पर उनका सिनेरियो बद से और ज्यादा बदतर होते आ गया है। नेपाल का अभी करंट का जो सिचुएशन है और ज्यादा खराब हो रखा है, जिस कारण से क्या हुआ, लास्ट ईयर जेनजी प्रोटेस्ट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसको हटाया गया केपी ओली का, और अभी इंटीरियम गवर्नमेंट है सुशीला कार्की के अंडर में। साथ में नेपाल के लोग अभी के टाइम पर जो पुराना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था यहाँ पे राजा वाला, उसको उस चीज का मांग कर रहे हैं लोग कि फिर से ये रिस्टोर हो जाना चाहिए। अब देखो हम लोग 3 पढ़ लिए लोग, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग श्रीलंका का जो हमको केस देखने को मिलेगा ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लोग। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ कुछ जो रिलेशन है ये बता रखा है, और ऐसे कर मे बी उसके बाद हमारे नेबर के साथ है, और ऐसे कर हमारा जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अब देखो क्या बोल रहा है कि वी हैव ऑलरेडी सीन श्रीलंका हैव रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। अब देखो हम लोग ऊपर ही पढ़ के आ चुके हैं लोग क्या, कि श्रीलंका डेमोक्रेसी को यहाँ पे बचा कर रखा है कब, जब से इसको आजादी मिला है 1948 में, तब से। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट इज फेस अ सीरियस चैलेंज नॉट फ्रॉम मिलिट्री और मोनार्की बट रेदर फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू डिमांड फॉर सक्सेशन बाई वन ऑफ द रीजन्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको भी चैलेंजेस फेस करने को मिला है, पर इसको चैलेंज किसके द्वारा नहीं मिला है, जो यहाँ पे मिलिट्री वाले हैं या फिर जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे इसको चैलेंज नहीं देखने को मिला है। इसको चैलेंज मिला है जो श्रीलंका के अपने ही लोग रहते हैं जो उनसे एथनिकली अलग हैं। जैसे श्रीलंका में दो टाइप के लोग देखने को मिलेंगे लोग, एक सिन्हाला लोग और एक तमिल लोग। तो जो सिन्हाला लोग हैं वो मेजॉरिटी में है लोग, और जो तमिल पीपल है वो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में माइनॉरिटी में है। तो वो लोग क्या करता है लोग अपने यहाँ पे अपने को ज्यादा ऑटोनॉमी के लिए क्या कर देगा लोग, यहाँ पे जो श्रीलंका गवर्नमेंट है उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई शुरू कर देगा लोग। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका इट वाज देन नोन एज सिलोन वाज डोमिनेटेड बाय फोर्सेस दैट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी। दे वर हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. This migration continued even after independence. The Sinhala nationalists thought that Sri Lanka should not give consensus to Tamil because Sri Lanka belongs to Sinhala people only. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आज़ादी की ही बात से जो क्या है, जो श्रीलंका का पॉलिटिक्स है उसको कौन डोमिनेट कर रहा है, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो लोग यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जिस कारण से उन लोगों का क्या नाम रहता है कि ये देश हमारा है, सिन्हाला का देश कौन सा है, श्रीलंका। अब जो तमिल लोग हैं तमिल लोगों को श्रीलंका में कौन लेकर जाता है, जो ब्रिटिशर होते हैं। यहाँ पे टी का खेती प्लांटेशन के लिए ये लोग श्रीलंका में क्या करते हैं लोग, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से वहां से तमिल पीपल को क्या करके लेके जाएगा लोग, श्रीलंका में बसा देगा लोग। और श्रीलंका की आज़ादी के बाद से भी जो इंडिया के तमिल लोग रहते हैं वो श्रीलंका में मतलब उसी अमाउंट पे जाते रहते हैं। तो इस कारण से जो सिन्हाला पीपल है उनका रहता है कि ये देश हमारा है, हम अपना पावर या फिर रिसोर्सेस इन लोगों से हम लोग क्यों यहाँ पे शेयर करें। This neglect of Tamil concern led to militant Tamil nationalism. From 83 onwards, the militant organization and the liberation of Tigers of Tamil Illam
लिट्टे was fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka in pursuit of their demand for Tamil Illam or a separate country for Tamilians of Sri Lanka। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इसी भेदभाव के कारण क्या हो जाएगा, जो श्रीलंका के तमिल लोग होंगे उसमें से एक मिलिटेंट ग्रुप हमको सामने देखने को मिलेगा, जिसका क्या नाम है, लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, लिट्टे। तो ये यहाँ पे हथियार उठा लेगा लोग सरकार, श्रीलंका सरकार के खिलाफ, और बोलेगा लोग हमको क्या चाहिए, एक अलग सा देश चाहिए जो तमिल लोग श्रीलंका में उनके लिए, और उस देश का क्या नाम रहेगा, तमिल इल्लम। At a point of time, the north-eastern part of the Sri Lanka was controlled by Litte। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो श्रीलंका का नॉर्थ कौन सा पार्ट है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न। तो मान लो ये मान लो पूरा श्रीलंका का मैप हो गया, तो ये जो ऊपर और एक ये ईस्ट साइड का जो पूरा एरिया है, ये यानी मैप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो पूरा जाफना का रीजन था श्रीलंका में, जाफना और कैंडी का थोड़ा सा, वो किसके द्वारा यहाँ पे एक टाइम पे पूरा कंट्रोल किया जाता था, जो लिट्टे के मिलिटेंट थे उनके द्वारा। अब देखो लिट्टे का फॉर्मेशन किया गया था प्रभाकरन के द्वारा, वो इसका फाउंडर था। आगे चलकर राजीव गांधी का जो यहाँ पे हत्या करवाया जाएगा वो भी लिट्टे के लोगों कहीं द्वारा करवाया जाएगा इसी मैटर के कारण। द श्रीलंका problem involves people of Indian origin and there was considerable pressure from the Tamil people in India to effect that the Indian government should protect the interest of the Tamils in Sri Lanka। अब देखो जो श्रीलंका का प्रॉब्लम था इसमें इंडिया जितने भी लोग थे यहाँ पे वो इंडियन ओरिजिन की ही एक टाइम पे थे, मतलब एक उनका मूल निवास कहाँ के वो लोग थे, इंडिया के थे। तो जिस कारण से इंडिया में जो तमिल लोग थे वो भारत सरकार पे दबाव डालते थे कि जो तमिल श्रीलंका में उनको उनके लिए सरकार क्या करे, यहाँ पे कुछ करे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिल क्वेश्चन। अब देखो इस कारण से जो भारत सरकार है हमेशा बार बार श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ जो तमिल लोगों का जो क्वेश्चन रहता था उस पर यहाँ पे सरकार उनसे बैठकर बात भी करती थी। बट इन 87 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। पर 87 में क्या होगा, पहली बार भारत सरकार डायरेक्टली जो श्रीलंकन तमिल का क्वेश्चन रहेगा उसमें यहाँ पे इसमें मतलब शामिल हो जाएगी। अब देखो आगे क्या होगा, इंडिया साइन एन अकॉर्ड with Sri Lanka and sent troops to stabilize relation between the Sri Lankan government and the Tamils। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के कहनाम पर यहाँ पे इंडिया क्या कर देगी, यहाँ पे अपने मिलिट्री के लोगों को भेज देगी ताकि वहाँ का सिचुएशन क्या जाके कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे जो सिचुएशन है किसके बीच में, जो श्रीलंकाई गवर्नमेंट है उनके बीच में और जो तमिल लोग हैं उनके बीच में, उसको नॉर्मल किया जा सके। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट into a fight with the Litte. The presence of Indian troops was also not liked much by Sri Lankans. They saw this an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भारत सरकार यहाँ पे अपने मिलिट्री को भेज देगी तो इससे क्या हो जाएगा, जो लिट्टे के लोग रहते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। और ये सेम चीज क्या हो जाएगा कि जो श्रीलंका के नॉर्मल जो सिन्हाला लोग रहते हैं उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि जो भारत सरकार है क्या कर रही है, हमारे इंटरनल मैटर में यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स, अब देखो हो गया दे सॉ, अब यही बोला गया कि क्या यहाँ पे उनको क्या लगता है कि इंटरनल अफेयर में भारत सरकार यहाँ पे क्या इंटरफेरेंस कर रही है। फिर आगे 89 में क्या होगा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेंडिंग इस ऑब्जेक्टिव। अब देखो जिस काम से भेजा गया था यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स को, इसको यहाँ पे 89 में बुला लिया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं होता है। जो यहाँ पे सिचुएशन रहता है कंट्रोल करने का वो अभी भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आगे चलकर द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट। आगे चलकर जो श्रीलंका का क्राइसिस रहता है और ज्यादा यहाँ पे वायलेंट हो जाता है। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर पार्टिकुलरली द स्कैंडिनेवियन कंट्री सच एज नॉर्वे एंड आइसलैंड ट्राई टू ब्रिंग द वेरिंग ग्रुप बैक टू नेगोशिएशन। फाइनली द आर्म कॉन्फ्लिक्ट केम टू एंड एज लिट्टे वाज वैंक्विश्ड इन 2009। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो श्रीलंका का क्राइसिस है बदतर होते जाता है, पर कुछ जो इंटरनेशनल अलग अलग कंट्री है, जैसे खासकर यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे और आइलैंड, ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे तमिल लोग जो श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं उनके बीच में और श्रीलंका सरकार के बीच में यहाँ पे समझौता कराने की बहुत सारा कोशिश करती है। और आगे चलकर जो ये लड़ाई रहता है श्रीलंकन लोगों के द्वारा जो हथियार उठाकर यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, बेसिकली सिंघाला लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, वो कब खत्म हो जाएगा, 2009 में, जब यहाँ पे लिट्टे को समाप्त कर दिया जाएगा, जब प्रभाकरन को मार दिया जाएगा। अब देखो ये जो पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया रहता है कब यहाँ पे भेजा जाएगा,
यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाएगा 87 में। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे रहते हैं राजीव गांधी के द्वारा ये भेजा गया रहता है। तो जो लिट्टे के लोग रहते हैं उनके द्वारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, लिट्टे को ये अच्छा नहीं लगेगा और आगे चलकर राजीव गांधी का हत्या करवा दिया जाएगा। जब तमिलनाडु में वो चुनाव का प्रचार करने गए रहते हैं तो लिट्टे के ही जो मेंबर लोग रहता है वो एक मतलब औरत को यहाँ पे ट्रेन करेगा लोग, और आगे चलकर वो औरत क्या करेंगी, जब राजीव गांधी श्रीलंका में यहाँ पे चुनाव का स्पीच देने गए रहते हैं तो माला पहनाने के बहाने जाकर उसमें बॉम्ब फिट रहता है और उस बॉम्ब से क्या कर दिया जाएगा, राजीव गांधी को उड़ा दिया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो लड़ाई के बावजूद भी श्रीलंका में क्या देखने को मिला है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा है और वहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पेस भी है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा है। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू बी सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी एंड इट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फॉर मेनी ईयर्स राइट थ्रू द सिविल वॉर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रीलंका एकमात्र ऐसा डेवलपिंग कंट्री है जो एक तो वॉर के टाइम के पीरियड में भी क्या है, यहाँ पे अपने इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पेस रहता है उसको यहाँ पे बराबर रखता है, साथ ही साथ पॉपुलेशन अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि एकमात्र ऐसा कंट्री इस रीजन का, जो साउथ एशिया रीजन का पहला ऐसा कंट्री रहता है जो अपने इकोनॉमी को क्या करेगा, यहाँ पे खोलेगा। यानी सबसे पहले एलपीजी कहाँ पे होगा, श्रीलंका में ही होगा। उसके इंडिया में ये कब होता है एलपीजी, 1991 में। और बहुत सिविल वॉर के बीच में ही जब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, यानी सिन्हाला और तमिल लोग, उस टाइम पे भी जो यहाँ पे श्रीलंका का जीडीपी ग्रोथ रेट रहता है ये भी काफी ज्यादा अच्छा खासा रहता है। अब क्या, डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट हैज मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। देखो आपस में लोगों के लड़ाई के बावजूद भी जो श्रीलंका जो सरकार है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी को बचा के रखने में यहाँ पे अभी तक कामयाब है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। Let us now move from domestic politics and take a look at some of the areas of conflict in the international relation in the region. The post-Cold War has not meant to end the conflict and tension in the region. We have already noted that the conflict around the internal democracy or ethnic differences, but there are also some very crucial conflict of international nature given position of India in this region. Most of this conflict involve India. अब देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। अब आगे ये बोल रहा है कि कोल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोल्ड वॉर खत्म होने से क्या हो जाएगा, जो इस रीजन में कंट्रीज के बीच में आपस में जो डिस्प्यूट था वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो इसी के बारे में जो अधिकतर जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसमें इंडिया का भी एक यहाँ पे हम इंडिया भी उस कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमको इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। द मोस्ट साइलेंट एंड ओवरवेलमिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ द कोर्स वन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सून आफ्टर पार्टीशन। अब देखो यही बोल रहा है कि अब इन सब लड़ाइयों के बीच में जाहिर सी बात है, एक तो इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई है ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा जब देश का यहाँ पे बंटवारा होता है। अब देखो ये पूरा कहानी क्या बता रखा है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही देश का यहाँ पे बंटवारा होगा उसी के बाद से क्या हो जाएगा, कश्मीर के इशू पे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान लड़ लेंगे। इसके बारे में हम लोग अपने पिछले चैप्टर में भी अच्छे से बात कर लिए लोग कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है कश्मीर रीजन को अपने अंडर में लेने के लिए क्या करती है, जम्मू कश्मीर पे हमला कर देगी, जिस कारण से महाराजा हरि सिंह भारत सरकार से आके मदद मांगेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा। उसके बाद जो इंडियन आर्मी है वो क्या करेगी, जाकर वहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्मी को यहाँ पे भगाना शुरू कर देगी। उसके बाद से इंडिया इस मैटर को यूएन में लेकर चला जाएगा। तो ये लड़ाई कब तक होगा, 47 से लेकर 1948 तक। तो ये अभी तक का यहां तक का ये जो रहता है ये मैटर है। अब फिर हमारा 65 में भी लड़ाई हो जाता है, वो भी पाकिस्तान के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। फिर आगे चलकर 71 में हो जाएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे लोग, बांग्लादेश को लिबरेट करेंगे लोग। ये सब ऊपर तक का कहानी था। अब देखो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ऑल्सो ओवर स्ट्रेटेजिक इशू लाइक द कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ओवर द एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, द आर्म्स रेस बिटवीन द टू कंट्रीज assume a new character with the both state acquiring nuclear weapon and missile to deliver such arms against each other in 90s। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का जो लड़ाई है पाकिस्तान के साथ में ये बहुत सारे स्ट्रेटेजिक यहाँ पे पोजीशन है उसके लिए भी लेकर है। खासकर जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे हमको लद्दाख में देखने को मिलता है, उसको लेकर है कि उसको कंट्रोल कौन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आर्म्स किस देश के बीच में रहेगा, उस कारण से क्या हो जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे आर्म्स रेस हमको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा देश ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स रख सकता है। इसी क्रम में क्या होगा, आगे चलकर इंडिया न्यूक्लियर स्टेट बनेगा तो फिर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा।
In 98, India conducted nuclear explosion in Pokhran, Pakistan responded with few days after carrying out nuclear test in चागाची हिल्स। अब देखो ये भी मैं बता दिया, याद रख सब, इंडिया कहाँ पे अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, पोखरान जो रीजन है इंडिया में राजस्थान में वहां पे, और पाकिस्तान कहाँ पे करेगा, चागाई हिल्स में। Since then India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of a direct and a full scale war has been declined। आगे चल के जो इंडिया पाकिस्तान है यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिश्ता सुधारने का कोशिश भी किया, जिस कारण से हम लोग ये मान सकते हैं लोग कि फुल स्केल वॉर यहाँ पे नहीं हो सकता है, पर ये बुक उस हिसाब से अपडेटेड नहीं है। अभी लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे लड़ाई हमको देखने को मिला था, वो ज्यादा दिन तक चला नहीं था, पर यहाँ पे हुआ था पहलगाम अटैक को लेके। But both the government continue to be suspicious of each other. The Indian government has blamed the Pakistan government for using the strategy of low-key violence by the Kashmiri militants with the arms training and money protection to carry out terrorist attacks अगेंस्ट इंडिया। अब देखो यही क्या बोल रहा है कि दोनों भारत और पाकिस्तान की सरकार एक दूसरे पे ब्लेम करती है कि यहाँ पे हमला करवाने में उसका काम रहता है। जैसे भारत सरकार का क्या नाम है कि पाकिस्तान यहाँ पे जो कश्मीरी मिलिटेंट है उनको यहाँ पे पैसा देती है, फंड देती है, ट्रेन करती है, और उस कारण से क्या होता है, वो लोग भारत में यहाँ पे आतंकवादी हमला करते हैं। The Indian government also believed that Pakistan had aided with the pro-Khalistan militant with the arms and ammunition during the period of 85 to 1995। अब देखो भारत सरकार का ये भी क्या नाम है, जो खालिस्तान का यहाँ पे मांग उठता है उसमें भी पाकिस्तान का मेन हाथ रहता है। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो किसमें इन खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, उनको आर्म्स देने में और जो एम्यूनिशन होता है उसको देने में। फिर इट्स स्पाई एजेंसी Inter Service Intelligence ISI is elect to be involved in various anti-India campaign in India's northeast, operating secretly through Bangladesh और नेपाल। अब देखो जो पाकिस्तान का स्पाई विंग एजेंसी है जिसका नाम है ISI, क्या नाम है, फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इस पे भारत सरकार का क्या कहना है कि ये लोग एंटी इंडिया बहुत सारे कैंपेन को यहाँ पे प्रमोट करते हैं लोग, खासकर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बांग्लादेश और नेपाल का हेल्प लेके। अब देखो ये इंडिया का है। अब द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसी फॉर फॉर्मेंटिंग ट्रबल इन प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। अब देखो पाकिस्तान सरकार का क्या नाम है, भारत सरकार यहाँ पे जो सिंध में और बलूचिस्तान में उनके लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ में, इसमें जो इंडिया का स्पाई एजेंसी है रॉ और भारत सरकार पे यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे ब्लेम करती है कि उनके द्वारा करवाया जाता है। India and Pakistan also have had problems over the sharing of river water. Until 60, they were locked in a fierce argument over the use of river of Indus basin। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पानी का जो बंटवारा है उसको लेकर भी यहाँ पे लड़ाई था। कब तक 60 तक यहाँ पे दोनों के बीच में क्या था कि जो इंदस बेसिन है जिसमें 6 नदियां हैं बेसिकली, उसके पानी को यूज को लेकर दोनों के बीच में यहाँ पे दोनों का यहाँ पे कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं था। आगे चलकर क्या होगा, 60 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी साइन करेंगे। इंडिया को रिप्रेजेंट वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू करेंगे और पाकिस्तान से जो जनरल अयूब खान है वो करेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी विच हैज सर्वाइव टू दिस डे इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन विद द टू कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व। देखो यही बोल रहा है कि भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना सारा लड़ाई हो गया है, फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक हमको एग्जिस्ट करने को दिखता है। पर फाइनली इस बुक के हिसाब से अब ये सही नहीं है। जो हमारा अभी पहलगाम अटैक के बाद से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर चुकी है, जो कि अभी तक इतना सारा भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था वो चीज नहीं हुआ था। आगे क्या है, देयर आर स्टिल सम माइनर डिफरेंसेस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड द यूज ऑफ रिवर वाटर। अब देखो अभी भी यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट है छोटे मोटे, किसको लेकर कि इंडस वाटर ट्रीटी में देखो बेसिकली इंडिया का क्या नाम है अभी के टाइम पे, जो कि सही भी है कि पाकिस्तान को यहाँ पे ज़्यादा फायदा इंडस वाटर ट्रीटी से, जिस कारण से भारत सरकार इसके अगेंस्ट में भी थी। और आगे चलकर अब इंडिया का भी क्या नाम था कि बहुत टाइम से इंडियन गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमको इसको मॉडिफाई करना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी को, पर पाकिस्तान सरकार नहीं मान रही थी। पर जब पहलगाम में अटैक होता है तो इंडिया क्या कर देगा, इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे सस्पेंड कर देगा। The two countries are not in agreement over the demarcation line in the Sar Creek in run of Kutch. The dispute seems minor, but there is an underlying worry that how the dispute is settled may be have an impact on the control of sea resources in area adjoining Sar Creek. India Pakistan are holding negotiation on all this issue। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और यहाँ पे दिक्कत है, जो यहाँ पे गुजरात में रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे एक एरिया है सर क्रीक का, ये छोटा सा आइलैंड है, तो इसके बंटवारा को लेकर यहाँ पे है कि किसके पास इसका कितना कंट्रोल है।
अगर मान लो इसका बात यह है कि अगर सर क्रीक यहाँ पे जो समुद्र यहाँ पे अरेबियन सी है वहां से पड़ता है, तो अगर मान लो सर क्रीक का जो ज्यादा एरिया इंडिया के पास रहेगा तो इंडिया से वहां पे उसको उस एरिया में आसपास के एरिया में उसको माइनिंग करने का अधिकार रहेगा, वहां के रिसोर्सेज का यूज करने का। तो यही बता रखा है कि इस पे लास्ट ईयर ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस पे भी हमको डिस्प्यूट देखने को मिला था। तो यही बोल रहा है कि लास्ट में इसको कैसे कंप्लीट किया कि भारत और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है आपस में नेगोशिएशन कर रही है ताकि यहाँ पे बातचीत करके इन सब मैटर को यहाँ पे क्या सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड इट्स नेबर। The government of India and Bangladesh had differences over several issues, including the share of Ganga and Brahmaputra river water. The Indian government had been unhappy with the Bangladesh denial of illegal immigration to India and its support for anti-Indian Islamic fundamentalist group. Bangladesh refusal to allow Indian troops to move through its territory to northeast India and its decision not to export natural gases to India or allow Myanmar to do so through Bangladeshi territory. अब देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे बहुत सारा हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलता है, खासकर किसको लेकर कि एक तो यहाँ पे एक जो मेन रीजन है वो है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो बांग्लादेश में जाता है, उसको शेयरिंग को लेकर कि बांग्लादेश को कितना कितना शेयर मिलना चाहिए और इंडिया को कितना शेयर मिलना चाहिए। फिर उसके बाद है इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज से भी नाखुश है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं उसको भी बांग्लादेश सरकार रोकने में कोई काम नहीं कर रही है। आगे चलकर एंटी इंडिया जो यहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो वहाँ पे है यहाँ पे जमात के लोग, उनके द्वारा इंडिया के खिलाफ जो बांग्लादेश में यहाँ पे गलत यहाँ पे बात बोला जाता है उसको भी बांग्लादेश सरकार यहाँ पे रोकने में नाकामयाब है। इस कारण से इंडिया खुश नहीं है। आगे चलकर इंडिया चाहता है यहाँ पे गैस पाइपलाइन एक म्यांमार तक जाए जो कि बांग्लादेश से होकर जाता वेस्ट बंगाल से, तो वो उसका डिस्टेंस काफी कम रहता। तो इस कारण से भी इस चीज को भी बांग्लादेश क्या मना कर देता है कि नहीं मैं अपने रीजन से आपके मतलब गैस पाइपलाइन को नहीं जाने दूंगा बांग्लादेश में। तो इस कारण से भी इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है थोड़ा हमको ऊपर नीचे देखने को मिलता है। Bangladeshi government have felt that the Indian government behaves like a regional bully over the sharing of river water, encouraging the rebellion in the Chittagong hill tracts, trying to extract its natural gases and being unfair in trade. The two countries could not resolve their boundary dispute for a long while. अब देखो यहीं पे बोल रहा है बांग्लादेश सरकार का क्या कहना है, उसको लगता है कि भारत सरकार यहाँ पे इस रीजन में मतलब ज्यादा ताकतवर है तो हमको यहाँ पे दबाने का कोशिश करती है। साथ ही में इसका यह भी कहना है कि जो चित्तागोंग रीजन है वहां पे लोगों के बीच में भड़काने का भी काम किया जाता है कि तुम लोग बांग्लादेश के साथ नहीं रहो, ये भी भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे चलकर यही है कि जो इंडिया बांग्लादेश में इतना सारा बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हो रखा है। तो ये हमारा किसके साथ डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ, पर इतना सारा डिस्प्यूट भी है। देखो यहीं पे आगे बताएगा डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट ऑन मेनी इशूज। देखो इतना सारे मतलब असहमति के बाद भी क्या है, इंडिया और जो बांग्लादेश है आपस इनके बीच में बहुत सारा ऐसा इशू है जिसपे इन दोनों के बीच में क्या है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वही बता रखा है। इकोनॉमिक रिलेशन हैज बीन इंप्रूव्ड कंसिडरेबली इन लास्ट 20 ईयर्स। जो इंडिया और बांग्लादेश का यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, खासकर पिछले 20 सालों में। बांग्लादेश हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंडिया का पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, जो 1991 में इसका फॉर्मेशन रखा गया था। आगे चलकर इसका नाम चेंज हो जाता है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो जाएगा ये 2014 से। अब इस पॉलिसी से क्या है, इस पॉलिसी में क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं, लोग साउथ ईस्ट एशिया रीजन से हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं लोग म्यांमार के थ्रू। अब देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से क्या है कि इंडिया यहाँ पे बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार जाएगी, म्यांमार के थ्रू यहाँ पे थाईलैंड होते हुए कंबोडिया लाओस होते हुए पूरे साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को हमको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इशू द टू स्टेट हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। अब देखो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के इशूज पे भी दोनों देश यहाँ पे काम किए हैं। 2015 में क्या होता है, दे एक्सचेंज सर्टेन एनक्लेव्स एफर्ट्स आर ऑन broaden the area of the cooperation further by identifying common threats and being much more sensitive to each other needs। अब यहाँ पे यही बता रहा है कि
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनके बीच में हमको क्या करना है यहाँ पे कि उसको बताना है, सॉल्व करना है, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, दोनों एक जो उनका कॉमन ट्रेट रहेगा उसके खिलाफ में दोनों एक साथ आए और यहाँ पे लड़े। तो खासकर यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो यहाँ पे बांग्लादेश में शेख हसीना थी, शेख हसीना का भारत सरकार के साथ काफी अच्छा रिलेशन था, पर अब जैसे ही शेख हसीना जा रखी है उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश का कैसे रिलेशन होने वाला है, अभी के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा खराब है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप का मैच इंडिया में खेलने से मना कर रखा है। तो ये हमको देखने को मिलेगा कि आगे का सिचुएशन कैसे यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या बता रखा है। अब हमको नेपाल के साथ में हमारा सिचुएशन कैसा है ये हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो इंडिया एंड नेपाल एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशन दैट हैज बीन वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड। अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज अलाउ द सिटीजन ऑफ द टू कंट्री टू ट्रैवल एंड टू वर्क इन द अदर कंट्री विदाउट एनी वीजा एंड पासपोर्ट। अब देखो इंडिया और जो नेपाल का रिलेशन है ये काफी ज्यादा यूनिक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में हमको देखने को ऐसा नहीं मिल सकता है। दोनों के बीच में एक ट्रीटी है जिस कारण से इंडिया और नेपाल के जितने भी लोग हैं एक दूसरे के कंट्री में काम कर सकते हैं लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के। डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशन द गवर्नमेंट ऑफ द टू कंट्रीज हैव हैड ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट इन पास। अब देखो इतना अच्छा रिलेशन के बाद भी दोनों भारत और नेपाल सरकार के बीच में यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हमको देखने को मिलेगा। The Indian government had often expressed displeasure at the warm relation between Nepal, China and the Nepal government in action against the anti-India elements। भारत सरकार का यहाँ पे इस चीज से भी नाखुश है कि जो नेपाल और चाइना का यहाँ पे रिलेशन है उससे, और जो नेपाल में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट या फिर कैंपेन देखने को मिलता है उसमें नेपाल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, इससे भी नेपाल जो इंडिया की गवर्नमेंट है इससे नाखुश है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी सी मोस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज अ शोइंग सिक्योरिटी थ्रेट एंड गिव द राइज ऑफ नक्सलाइट ग्रुप इन वेरियस इंडियन स्टेट फ्रॉम बिहार टू नॉर्थ टू द आंध्र इन साउथ। अब देखो जो नॉर्थ ईस्ट जो मॉइस्ट यहाँ पे मूवमेंट नेपाल में जिसका यहाँ पे इतना ज़्यादा मास लेवल पे यहाँ पे हमको ज़्यादा बढ़ते हुए दिखता है, तो भारत सरकार को इस ये एक इंटरनल थ्रेट लगता है, क्योंकि इंडिया में भी जो यहाँ पे जो माओवादी लोग हैं उनका प्रेजेंस बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक था उस टाइम पीरियड तक। अभी के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। मार्च 2026 में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका कहना ये भी है कि हम लोग माओवादी को पूरी तरीके से यहाँ पे इस विचारधारा को खत्म कर देंगे इंडिया से। तो वहीं जब राजा को मारा जाता है उसके बाद से यहाँ पे नेपाल के जितने भी रूलर बनते हैं उनका बैकग्राउंड अगर हम लोग देखेंगे तो वो कौन है, माओवादी लोग हैं। तो भारत सरकार इनको इस अपने सिक्योरिटी के थ्रेट के रूप में देखती है कि अगर इनका यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ेगा तो जो माओवादी लोग इंडिया में भी हैं तो उनको उनके सेम विचारधारा के लोग हमको नेबरिंग कंट्री में मिल जाएंगे, तो उनको बचाने का कौन काम करेगा, नेपाल सरकार। तो इस कारण से भी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको ये चीज अच्छा नहीं लगता है। फिर आगे क्या बता रखा है कि नेवरदलेस इंडो नेपाल रिलेशनशिप आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल। यही बता रहा है कि फिर भी भारत और नेपाल का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और शांतिपूर्ण है। डिस्पाइट डिफरेंसेस ट्रेड, साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। देयर इज अ होप दैट द कंसिडरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लीड टू इंप्रूवमेंट्स इन द टाइज बिटवीन दिस टू कंट्री। अब देखो यहाँ पे यही कुछ चीज़ बता रखा है कि इन सब की इतने डिफरेंसेस के बाद भी इतने सारे चीज़ में दोनों के बीच में यहाँ पे दोनों का कॉपरेशन है। साथ में यही बता रखा है कि अब नेपाल में डेमोक्रेसी आ रखा है तो ऐसा होप किया जा सकता है कि दोनों क्या एक साथ यहाँ पे आए और अच्छा मतलब आगे चलकर अच्छा और काम करें।
अब यहाँ पे नेपाल का जो सिनेरियो ये बता रखा है, डिफिकल्टी रिलेशनशिप, सॉरी अब श्रीलंका के यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, तो द डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर ओवरली मोस्ट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन द आइलैंड नेशन। वही बता रखा है कि इंडिया और जो श्रीलंका के बीच में बेसिकली जो मेन लड़ाई का जो टाइम पीरियड था वो मतलब दोनों के बीच में जो नहीं बनता था वो क्या था, तमिल्स का इशू जो था श्रीलंका में, उस इशू पर दोनों का यहाँ पे जो मत था वो सेम नहीं था। Indian and citizen find it impossible to remain neutral when Tamil are politically unhappy and are being killed after the militant intervention in 87. The Indian government now prefers a policy of disengagement, vice versa Sri Lanka internal trouble। अब देखो खासकर 87 के बाद में जब यहाँ पे इंडियन आर्मी ट्रूप्स को भेज देती है, उसके बाद से जो उसका वो अनसक्सेसफुल मिशन होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट आगे चलकर यही अप्रोच रखती है कि अब हमको कैसे करना है, हम लोग डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे लोग, भले हम लोग यहाँ पे पीछे से जो हम लोग अपना बात रहेगा वो बता सकेंगे लोग, पर डायरेक्टली यहाँ पे हमको इन्वॉल्व इसमें नहीं होना है। आगे ये बता रखा है कि इंडिया श्रीलंका यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे लोग, जिस कारण से दोनों का जो रिलेशन है और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। फिर इंडिया के किस चीज में हेल्प किया, जब श्रीलंका में सुनामी आया था, तो सुनामी के बाद से जो जितना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था श्रीलंका कंट्री में, तो उस कंट्री को फिर से यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया काफी ज्यादा यहाँ पे पैसा से ही मदद किया है। फिर अब यहाँ पे भूटान के बारे में बता रखा है कि तो इंडिया और जो भूटान का केस है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हमको लड़ाई देखने को नहीं मिलता है, काफी ज्यादा दोनों के बीच में यहाँ पे कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे क्या बता रखा है कि भूटान के जो मोनार्क है, भूटान के जो राजा है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारा एफर्ट डालते हैं। जो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से हटाने के लिए हम लोग बात किए थे, मिजोरम और नागालैंड का अपने उस वाले बुक में जो पढ़े थे लोग कि कैसे ये लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो ये लोग क्या करता था, भारत यहाँ पे इंडिया में हमला करके भूटान में जाकर छुप जाता था। पर जो भूटान की सरकार है क्या कि इनको यहाँ से, सॉरी जो भूटान के राजा है क्या किए, इनको यहाँ से भूटान से भगाने में और उनको खत्म करने में भारत सरकार का काफी ज्यादा मदद की है। तो यही बता रखा है कि भूटान हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो ये चाइना से भी हमको इसको बचा के रखना है, और भूटान एक मतलब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस वाला रिच कंट्री है, जिस कारण से अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे इंडिया भूटान में लगा रहा है, तो उससे फायदा किसको होगा, दोनों देश को यहाँ पे डायरेक्टली होगा। अब यहाँ पे है कि मालदीव्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि अब मालदीव्स का कुछ ऐसा कहानी है कि मालदीव्स और इंडिया का रिलेशन है वो उतार चढ़ाव काफी हमको देखने को मिलता है। खासकर नवंबर 1988 में जब यहाँ पे जो तमिल लोग रहते हैं श्रीलंका के, वो क्या कर देंगे, मालदीव्स में सरकार के खिलाफ जाके हमला कर देंगे और उनको उस सरकार को हटाने के लिए यहाँ पे काम करने लगेंगे लोग। तब जो मालदीव्स की गवर्नमेंट रहती है यहाँ पे इंडिया से मदद मांगेगी। आगे चलकर इंडिया क्या करेगा, अपने यहाँ पे मिलिट्री को भेजेगा और उस यहाँ पे तख्ता पलट को यहाँ पे नाकामयाब करने में यहाँ पे मालदीव के जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करेगा। पर अभी के टाइम में कुछ टाइम पहले जो मिजुजू जो अभी प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उनको वो एंटी इंडिया कैंपेन करके 2023 चुनाव में जीत कर आए थे, तो और वो चाइना के काफी ज्यादा प्रो माने जाते हैं। पर आगे चलकर अब जो मिजुजू है उनके साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो भी अब एक ट्रैक पर आते हुए दिख रहा है। तो ये यहाँ पे क्या बता रखा है, और कुछ यहाँ पे है नहीं वैसे, तो यही बता रखा है कि अगर हम लोग अपने नेबर को यहाँ पे, अगर हम लोग शांत, हमारा अगर नेबरहुड शांत रहेगा तो हमारे रीजन का डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे आसपास में कोई कंट्री नहीं लड़ेंगे तो ये माना जाएगा कि सभी रीजन अगर एक साथ मिलकर डेवलप करेंगे तो पूरे रीजन के लिए क्या एक अच्छा चीज रहेगा। अब लास्ट में चैप्टर क्या है, पीस एंड कोऑपरेशन, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। क्या है, डू द स्टेट ऑफ साउथ एशिया कोऑपरेट विथ ईच अदर और दे ओनली की फाइटिंग विथ ईच अदर। यही बता रखा है कि क्या साउथ एशिया में जितने कंट्री है वो आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं या फिर कोऑपरेट भी करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द मेनी कॉन्फ्लिक्ट द स्टेट ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्फ। देखो इतने सारे लड़ाई के बाद भी जो साउथ एशिया के जितने कंट्री है वो आपस में यहाँ पे इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमको यहाँ पे दोस्ती यहाँ पे करना चाहिए एक दूसरे से। तो उसी चीज के लिए यहाँ पे एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
कॉरपोरेशन एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव है साउथ एशियन नेशन के द्वारा, जो यहाँ पे किसी मल्टीलेटरल यहाँ पे कॉरपोरेशन का यहाँ पे बात करता है। इसका फॉर्मेशन कब 1985 में हुआ था। आगे चलकर मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कंट्री के बीच में मतलब बहुत सारे कंट्री के बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस के कारण ये 2014 के बाद से काम करना बंद कर देता है। अब आगे चल के यहाँ पे ये बता रखा है कि सार्क को ज्यादा सक्सेस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो कंट्री के बीचों में आपस में जो यहाँ पे बहुत सारे जो इशू है उनका यहाँ पे क्या नहीं है, एक मत उनका इस पे नहीं है। सार्क के जो मेंबर कंट्री है वो एक चीज को साइन करते हैं लोग, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी साफ्ता, विच प्रॉमिस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल साउथ एशिया। अब इसी साफ्ता को यहाँ पे साइन किया जाएगा ताकि साउथ एशिया में जितने भी कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाए, उनके कोई भी टैरिफ ना लगाए उनके गुड्स पे, और जो ट्रेड हो इजिली हो जाए। In new chapter of peace and cooperation might involve South Asia if all the countries in the region allow free trade agreements across the border. Thus, in the spirit behind the idea of SAFTA, the agreement was signed in 2004 and came into effect in 1 January 2006. SAFTA aimed at lowering trade tariff, but some of our neighboring fear that SAFTA is a way for India to invade their market and influence their society and politics through commercial venture and commercial presence in their country. अब देखो जो साफ्ता जो है यहाँ पे इसको लाने का पीछे का यही मकसद था, मतलब यही सोच था कि इस रीजन में क्या यहाँ पे पीस और कॉर्पोरेशन और आपस में यहाँ पे ट्रेड क्या हो सके, फ्रीली हो सके। तो इसको साइन कब यहाँ पे इस एग्रीमेंट को साइन कब किया जाएगा 2004 में, और फाइनली ये अफेक्ट में कब आ जाएगा 1 जनवरी 2006 से। अब देखो साफ्ता में क्या है बेसिकली कि अगर ये इसके आने से क्या हो जाएगा, टैरिफ को कम किया जाएगा। उसके बाद जो आपस में यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज है उनको ये भी लगता है, इंडिया बेसिकली जो साउथ एशिया के नेबरिंग साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनको ये लगता है कि साफ्ता एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके थ्रू अगर हम लोग अपने इकोनॉमी को अगर हम लोग यहाँ पे टैरिफ को हटा देंगे तो इंडियन मार्केट है वो क्या करेगा, हमारे पूरे कंट्री के मार्केट को यहाँ पे आके इन्फ्लुएंस कर देगा, और जिस कारण से उनको मतलब अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए खतरा लगता है। फिर आगे ये बता रखा है कि some in India think that SAFTA is not worth the trouble since India already has bilateral agreement with Bhutan, Nepal and Sri Lanka. अब देखो इंडिया में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साफ्ता का जरूरी क्या है, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी बायलेटरल एग्रीमेंट अलग से इंडिया एग्रीमेंट साइन कर रखा है भूटान के साथ, नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ, तो ये साफ्ता लाने का क्या जरूरी है। ऑल थ्रू इंडियन पाकिस्तान रिलेशन सीम टू बी स्टोरी ऑफ एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, देयर हैज बीन सीरीज ऑफ एफर्ट टू मैनेज टेंशन एंड बिल्ड पीस। अब देखो ये बता रखा है कि भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे हमको सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, पर यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जिस कारण से क्या किया जा सके, यहाँ पे जो यहाँ पे टेंशन है उसको कम किया जा सके और यहाँ पे पीस को यहाँ पे बहाल किया जा सके। The two countries have agreed to undertake a confidence building measure to reduce the risk of war. Social activities and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship among the people of both countries. Leaders have met at summits, understand each other better to find out solution to the major problem between the two neighboring nations। तो यही बता रहा है कि दोनों देश के जो बहुत मतलब लोग भी और जो यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी है ये भी लोग मिलकर काम करता है लोग कि क्या किया जा सके, दोनों का सिचुएशन को यहाँ पे ठीक किया जा सके। साथ ही में जो दोनों साइड की सरकार है वो भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे काम को करती है, जिस कारण से क्या हो कि जो दोनों के बीच में यहाँ पे जो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। A number of bus routes have been now opened between the two countries. Trade between India, Pakistan and increase and visa had been more easily generated. However, in recent time the situation has changed. अब देखो यहीं पे बता रखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे यहाँ पे बस रूट भी देखने को हमको मिला है, साथ ही में दोनों देश के लोग को वीजा इजीली मिल सकता है। पर अभी के टाइम में जो ये सिचुएशन था ये पूरी तरीके से चेंज हो रखा है, ये यहाँ पे है। फिर नो रीजन एग्जिस्ट इन वैक्यूम इन इन्फ्लुएंस बाय आउटसाइड पावर एंड इवेंट्स नो मैटर हाउ मच it may try to insulate itself from non-regional power. China and US remain a key player in South Asian politics. Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years, but Chinese strategic partnership with Pakistan remain a major irritant. अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि भले ही कितना भी यहाँ पे कोशिश किया जा सके एक दूसरे कंट्री के द्वारा कि हम पे कोई आके इन्फ्लुएंस ना कर सके, फिर भी यहाँ पे चाइना और यूएस क्या है साउथ एशिया पॉलिटिक्स पे मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है। उसके बाद यहाँ पे है कि जो यहाँ पे चाइना इंडिया का रिलेशन इस टाइम पीरियड में हमको देखने को काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग कि चाइना का जो यहाँ पे पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, इंडिया इसको एज अ मतलब इंडिया इसको अच्छा नहीं देखता है। क्यों इंडिया को ये चीज अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि जो चाइना का जो पॉलिसी यहाँ पे पाकिस्तान में जाता है वो इंडिया के ही प्रोविंस जो ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है उसके थ्रू जाता है, जिस कारण से क्या है इंडिया को ये चीज पसंद नहीं आता है। क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन किसका है? इंडिया का है, वो जम्मू कश्मीर के ही रीजन में ही आता है।
The demand of development and globalization have brought two Asian giants closer and their economic ties have multiplied rapidly since 1991। अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो ग्लोबलाइजेशन और यहाँ पे और वहाँ के लोगों के कारण जो दोनों इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस बुक के हिसाब से उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं, खासकर 1991 के बाद से, ताकि दोनों मिलकर यहाँ पे क्या कर सके, यहाँ पे काम कर सके। पर अभी के टाइम पे ये सिचुएशन बिल्कुल वैसा नहीं है। ये बुक जब लिखा गया था तब का वो सिचुएशन है। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया इज रैपिडली इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वार। ये भी बता रखा है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में ये भी ज्यादा बढ़ चुका है। कब से बढ़ गया है? जब से कोल्ड वार का टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म हुआ है। द यूएस हैड गुड रिलेशन विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वार एंड इंक्रीजली वर्क एज अ मॉडरेटर इन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। अब आगे ये बता रखा है कि यूएस का रिलेशन कोल्ड वार खत्म होने के बाद से, यानी 91 के बाद से इंडिया पाकिस्तान के साथ दोनों का रिलेशन, दोनों के साथ उसका रिलेशन अच्छा है। उसके बाद ये भी बता रखा है कि अब यूएस मॉडरेटर के रूप में काम करता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे कोई लड़ाई हमको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी इन बोथ द कंट्रीज हैव ग्रेटली इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ अमेरिका पार्टिसिपेशन इन द रीजन। और देखो अमेरिका का पार्टिसिपेशन का भी यहाँ पे बिग बड़ा सा कारण क्यों है? क्योंकि दोनों कंट्री अपनी इकोनॉमी को खोल चुके हैं लोग, जिस कारण से अमेरिका यहाँ पे आकर मतलब रोल एक प्ले कर पा रहा है। The large South Asian diaspora in the US and the huge size of population and the market of the region also give America an added strike in the future of regional security and peace। अब देखो एक तो जाहिर सी बात है कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान साइड के दोनों लोग यूएस में रहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान का मार्केट इतना बड़ा है जिस कारण से यूएस क्या कर रहा है इस रीजन में यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है। However, whether South Asia will continue to be known as a conflict-prone zone or will evolve into a global regional bloc with common cultural feature and trade interest will depend more on the people and the government of the region than any other outside power। अब देखो यहाँ पे ये चीज बोल के चैप्टर को खत्म किया जा रहा है कि साउथ एशिया का जो रीजन है ये क्या यहाँ पे जो आपस में जो यहाँ पे पहले से हमको लड़ाई देखने को मिलते हुए आया है, क्या ये उसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहेगा या फिर ये जोन ये खत्म होगा, ये तो हमको नहीं पता है। पर इतना जरूर पता है कि यहाँ का जो भी यहाँ पे हमको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा ये किसके द्वारा यहाँ पे शेप किया जाएगा, जो यहाँ के कल्चर है, यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा, ना कि जो आउटसाइड पावर है जैसे अमेरिका हो गया उसके द्वारा नहीं। और ऐसे करके हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। आज के क्लास के लिए इतना ही। फिर अब हमको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।